आज की क्लास में हम लोग बोरबरी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। बोरबरी प्रिंसिपल पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे बताया था कि न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है। तो इन्हें हम सेल्स भी कहते हैं कि एल एम एन इसी तरह होती हैं, ये सेल्स होती हैं। और एस पी डी एफ शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल, ये इसको सब सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो इनका पहला रूल क्या था कि ये जो सेल्स होती हैं, कोशों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे इसमें होते हैं, यहाँ पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 18, 32। तो जो सेल्स होती हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं 2n² पर। ये जो n होता है सेल्स के नंबर n1, n2, n3, n4, ठीक है। जैसे पहली सेल में देखें n = 1 वैल्यू रखें, 2 × 1² = 2। सेकेंड में n = 2, तो 2² = 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तीसरे में n = 3, 2 × 3² 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। तो जो सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, जो कोश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2n² पर निर्भर करती है, ठीक है। जहाँ पर ये जो n होता है वो कोश की संख्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स होता है। सेकंड पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि 2, 8, 18, 32, तो जो बाहर पड़ता है इसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, बाह्यतम कोश कहते हैं। तो पॉइंट ये बताया था कि बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है तथा उससे पिछले कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है। मीन्स ये बताया गया आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, जो मोस्टली हमको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो 8 मिलेंगे, क्योंकि 8 हमारा यहाँ पर एक स्टेबल नंबर है, ठीक है। ये हमारे सारे स्टेबल नंबर हैं। इसी तरह एक स्टेबल नंबर और होता है, याद रखिएगा 10। इसका भी कहाँ यूज होगा आगे बताएंगे। फिलहाल इसमें और इसमें कंपेयर किया जाए तो मोर स्टेबल नंबर कौन से हैं, ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। 18 अगर होगी तो वो इनर्ट गैसेस के लिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर K में, जैसे K सेल है, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं तब ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन L में भरेगा। उसके बाद जब 8 हो जाएंगे तब ये M भरना चालू होगा, उसके बाद N भरना चालू होगा, इसी तरह ये भरते जाएंगे। लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया था कि आउटर मोस्ट शेल में 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब इसका पिछला कोश, प्रीवियस ऑर्बिटल, फुलफिल्ड हो। फिर से पॉइंट सुनो, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी से सारा रूल निकलेगा। बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट शेल में 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उसका पिछला कोश पूरा भरा हो। 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 के बाद या तो 18 होगा या तो 32 होगा। 9, 10, 11 ये नहीं हो सकते। फिर से पॉइंट सुनो, आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम कोश में 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उसका पिछला कोश पूर्ण भरा हो। अगर पिछला कोश पूर्ण भरा मतलब यहाँ पर 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब इसका पिछला कोश मीन्स ये पूरा भरा। अगर यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर 2 से ऊपर हो सकते हैं। 2 से ऊपर कौन कौन से हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद 18 होगा या 32 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में एक पॉइंट और मर्ज है। अगर मान लो पिछला कोश पूरा नहीं भर रहा है तो आउटर मोस्ट शेल में हम 1 और 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पॉइंट फिर से सुनो, कह रहा है बाह्यतम कोश में 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब पिछला कोश पूरा भरा हो। अगर पिछला कोश पूरा नहीं भरा है तो आउटर मोस्ट शेल में हम 1 और 2 रख करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्कैंडियम 21 का। अब 21 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक बार हम फिर से पॉइंट देख लेते हैं सारे। पहला पॉइंट ये था कि आउटर जो कोश होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 2n² पे डिपेंड करते हैं। सेकंड पॉइंट ये बताया गया कि
जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हो सकता है बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है या 18 हो सकती है। 18 इनर्ट गैसेस के लिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया, थर्ड पॉइंट, कि अगर के सेल पूरा भर जाएगा उसके बाद एल भरेगा, जब एल पूरा भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन एम में जाएंगे, उसके बाद एन में। लास्ट पॉइंट ये बताया गया कि 2 से ऊपर बाह्यतम कोश में 2 से ऊपर इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उसका पिछला प्रीवियस ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो। ठीक है, और 2 से ऊपर कितने हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 18 या 32। अगर मान लो कि यहाँ पर 8 है तो हम यहाँ पर 2 से ऊपर रखेंगे। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर हम 2 से ऊपर रख सकते हैं। 2 से ऊपर कितने रख सकते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो भी हमारा नंबर सफिशिएंट होगा। अगर प्रीवियस ऑर्बिटल फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर 1 और 2 रख करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इस 21 का अगर हम इस मैट्रिक्स से कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमारे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन पहले हम देखें कैसे कैसे हो सकते हैं और सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, 2 और 8 10 हो गया, कितना बचा? 11 रखा। अभी हम देख रहे हैं कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है और कोई कौन सा हमारा सही होगा। 2, 8, 8, 3। और अगर जैसे हम आउटर मोस्ट शेल में कर रहे थे 1 और 2 रख के कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, 2, 8, 1 रखेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, 2, 8, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा। तो ये 4 हमारे कॉन्फ़िगरेशन है, कोई एक ही सही होगा। पहला पॉइंट, अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहा था, रूल क्या कह रहा था? आउटर मोस्ट शेल में देखो जब के भर गया है तब एल में गया है, जब एल भर गया है तो यहाँ एम में गया है। पॉइंट ये कह रहा था कि आउटर मोस्ट शेल में 2 से ऊपर तभी होंगे जब प्रीवियस ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। तो देखो 2, 8 प्रीवियस ऑर्बिटल मतलब इसका पिछला कोश जो है वो पूरा भरा है, लेकिन यहाँ पर क्या रखना है? 2 से ऊपर हम रख सकते हैं, लेकिन 2 से ऊपर में कौन कौन से नंबर आए? 3, 4, 5, 6, 7, 8 आया है। 8 के बाद 18 है, 32 है, तो क्या 11 इसमें आ रहा है? 2 से ऊपर तो हम रख सकते हैं, पिछला कोश भी पूरा भरा है, 2 से ऊपर तो रख सकते हैं, लेकिन 2 से ऊपर में हम कौन सा नंबर रखेंगे? वो नंबर इनमें से कोई होगा। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा गलत हुआ। 2 से ऊपर तो रख सकते हैं लेकिन 11 थोड़ी ना रख सकते। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्या ये सही होगा? तो आउटर मोस्ट शेल में 2 से ऊपर तभी होंगे जब पिछला ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो। तो देखते हैं 2, 8, अगर यहां पर 18 होता, देखो इस ऑर्बिट में कितने आ रहे हैं? 18। अगर यहाँ 18 होता तो ये पॉइंट हमारा क्या होता? सही होता। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। कह रहा है आउटर मोस्ट शेल में 2 से ऊपर तभी होंगे जब पिछला कोश पूरा भरा। तो चेक करो, 2, 8 के बाद हमारे 11 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, अब 11 को ही हमको एडजस्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं, 8 रखा तो ये गलत हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में 2 से ऊपर तभी होंगे जब उसका पिछला कोश पूरा भरा हो। तो अगर यहाँ पे 18 होता तो ये हमारा रूल सही होता। अब प्रीवियस ऑर्बिटल किसी तरह पूरा नहीं भर रहा है, मतलब यहाँ पर 18 तो नहीं आ रहा है, और यहाँ पर प्रीवियस ऑर्बिटल फुल है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? ऐसी कंडीशन अगर पड़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ऑर्बिट भरने के बाद, जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनको 1 और 2 में तोड़ करके रखो। यहाँ पे 1 रखा, 10 बचा, 2 रखा, 9 बचा। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा? तो इन दोनों में से देखते हैं जो स्टेबल नंबर मिल जाए। अब देखो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ये नंबर ज़्यादा स्टेबल माने जाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक करें, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, तो इन दोनों में स्टेबल नंबर कौन सा है? 10 मान रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर ऐसी कंडीशन होती 8, 2, 10, 1, मान लो ऐसी कंडीशन होती तो ये स्टेबल होता, क्योंकि इन दोनों में ये नंबर क्या स्टेबल है। 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ऑर्गन 18 होता है, 2, 8, 8, क्या ये सही है? तो चेक करें, आउटर मोस्ट शेल में ये ऐड करने पर 18 हो रहा है। आउटर मोस्ट शेल में 2 से ऊपर तभी होंगे जब प्रीवियस ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो। तो हमारा रूल क्या चलता है? रूल चलता है 2, 8, 18, 32। चेक करें, 2, 8 प्रीवियस ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, तो यहाँ पर हम 8 फिल कर सकते हैं, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होगा? सही होगा। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। 37,
तो VDM इसका एग्जांपल इसको चेक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करें 2 8, इन्हीं नंबर को हमको एडजस्ट करना है 2 8 18। ठीक है, कितना हो गया हमारा इसमें, तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो गया है 10 और 18 28 हो गया है। कितना बच रहा है हमारा बच रहा है यहाँ पर 9 बच रहा है। तो अब हम क्या करें, क्या यहाँ पर 9 लिखना सही रहेगा? अगर मान लो हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। आउटर मोशन में 2 से ऊपर तभी होंगे जब प्रीवियस फुलफिल्ड हो। प्रीवियस तो फुलफिल्ड है, लेकिन 2 से ऊपर में नंबर में हम कौन कौन से नंबर रख सकते हैं 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 नहीं है मतलब 9 नहीं होगा। हमारा बच रहा है 9, तो इसको हम क्या करें, यहाँ पर कोई नंबर सुटेबल हो नहीं रहा है तो हम इस 9 को 1 और 2 वाले कॉन्फ़िगरेशन में ब्रेक करते हैं। 1 रखेंगे तो यहाँ बचेगा 8, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ बचेगा 7। तो अब कौन सा इन दोनों में से कौन सा सही है? तो हमने देखा स्टेबल नंबर कौन सी है 8, तो 8 वाला सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से इसमें कॉन्फ़िगरेशन निकाले जाते हैं। एक और देखते हैं 47। 47 जो होता है वो सिल्वर का होता है, चेक करते हैं। तो 47 में हमारा क्या बनेगा 2 8 18। ठीक है, इतना हो गया, बच 19 बच रहा है। ठीक है, तो अब हम 19 को कैसे ब्रेक करें, इसी कंडीशन में ब्रेक होगा। 19 को ब्रेक करेंगे तो 1 8 2 17, तो कौन सा, ये स्टेबल नंबर है, ये सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करे जाते हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशन कुछ हम आपको दे रहे हैं, इसके आप लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा। जैसे ब्रोमीन 35, कॉपर 29 और एरियम 56, निकल 28, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। इतने आप लोग कॉन्फ़िगरेशन इसके करिएगा। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इससे कंपाउंड कैसे बनते हैं, आयंस कैसे बनते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को बोरबरी रूल बताया गया था, उसी से 1-2 पॉइंट और समझ लेते हैं। हमने बताया था कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है 2 8 18 32, जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 18 32, ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो होता क्या है, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये दे देता है, डोनेट कर देता है, डोनेट। और अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, डोनेट का मतलब इसने 1 दे दिया तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव, 2 दे दिए 2 पॉजिटिव, 3 दे दिए 3 पॉजिटिव, 5 पर ये लेगा। कितने लेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आउटर मोस्ट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते थे, तो 5 पर कितने लेगा 3 लेगा, मतलब 3 माइनस, 6 पर 2 माइनस, 7 पर 1 माइनस। तो इसी अगर हम ये पॉजिटिव नेगेटिव पता कर लेते हैं तो हमारे वो क्या होंगे, उसे कंपाउंड बना लेंगे। मेनली जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो हमारे मेटल होते हैं, नेगेटिव वाले जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, सोडियम 11 होता है 2 8 1, अभी हमने करना पीछे बताया था। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में 1 आ रहा है तो ये 1 क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव आ जाएगा। ये कैसा है, मेटल है। क्लोरीन की बात करें 17 होता है 2 8 7 में ये क्या करेगा, 1 गेन कर लेगा, तो क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस आ जाएगा, नॉन मेटल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होगा, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने आ रहे हैं 6 पर ये क्या करेगा, 2 गेन करेगा, तो O के ऊपर 2 माइनस। कैल्शियम 20 होता है 2 8 8 2, आउटर मोस्ट शेल में 2 है, डोनेट कर देगा, तो कैल्शियम के ऊपर क्या आ जाएंगे, 2 प्लस आ जाएंगे।
ठीक है। तो इस तरह प्लस माइनस हम इसके ऊपर निकालते हैं। अगर प्लस माइनस हमने निकाल लिए तो हम कंपाउंड बना लेंगे। कंपाउंड कैसे बनाएंगे, ये 9th क्लास में बताया जाता है। अब मान लो कि हमको कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, तो हमने पहले देखा कि कैल्शियम के ऊपर कितने पॉजिटिव होते हैं, वो लिख लिया। कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन के ऊपर कितने निगेटिव हैं, वो लिख लिए। तो यहाँ पर जितने पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर ये डिसबैलेंस है तो, सेम है तो कोई बात नहीं, डिसबैलेंस होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिसबैलेंस मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो कैल्शियम का 1, क्लोरीन का 2, इस तरह से कंपाउंड बनेगा। मान लो कि हमको बनाना है पोटेशियम क्लोराइड बनाना है, तो पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, 2881, ठीक है। तो पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस है, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस है, 1 प्लस 1 माइनस दोनों इक्वल है, फार्मूला क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। इसी तरह कुछ आयंस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज फिक्स होते हैं, जैसे SO4 माइनस माइनस सल्फेट आयन, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, OH माइनस हाइड्रोक्सी आयन, PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन, और C2O4 2 माइनस ऑक्जिलेट आयन, NH4 प्लस अमोनियम आयन, CN माइनस साइनाइड आयन। अगर हम इनसे कंपाउंड बना के देखें, अगर जैसे कहा जाए, हम कहते हैं एक और CO3 माइनस में कार्बोनेट आयन, जैसे हम बहुत बार कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा, तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, पहले चार्ज लिख लेते हैं, और कार्बोनेट कौन है, ये है CO3 माइनस 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, बैलेंस है, तो फार्मूला क्या बनेगा, CaCO3। एल्युमिनियम सल्फेट कहता है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज देगा, एल्युमिनियम का 13 होता है, 283, ये इसका कॉन्फिगरेशन होगा। आउटर मोस्ट शेल में 3 आ रहा है, 3 पे ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा, मीन्स एल्युमिनियम के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव, सल्फेट के ऊपर कितना होता है, 2 माइनस, यहाँ पे चार्ज डिसबैलेंस है, यहाँ पर जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर 3 चार्ज है, सल्फेट पे 2 माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो एल्युमिनियम Al2SO4 का होल। इस तरह से क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो बोरवरी रूल से ये सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अब इस पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमको इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब तक जो हमने पढ़े थे ओल्ड कॉन्सेप्ट थे, अब हमारा इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो है हमारा ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, तरंग की द्वितीय प्रकृति। तो इसमें जो हमको नॉर्मली पढ़ना है, जो डी ब्रोगली थे उन्होंने ये बताया था डी ब्रोगली, इन्होंने ये बताया था कि कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, इनमें तरंग के गुण होते हैं। स्मॉल मूव्ड पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैज नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, ठीक है। कह रहा है कि अगर द्रव्यमान, इसका जो मास है वो m है, जो स्मॉल पार्टिकल है उसका मास m है, और जो उसकी वेग जो है, वेलोसिटी जो है v है, तो उसके हम तरंगदैर्घ्य और संवेग में निम्नलिखित, जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा और संवेग मोमेंटम, वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन ये हो सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ठीक है। कोई स्मॉल पार्टिकल है, अगर वो मूव कंडीशन में है तो वो के वेव के नेचर शो करेगा। अगर मान लो उस स्मॉल जो पार्टिकल लिया गया उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो हम इसके लिए अब हमारा ये जो p होता है, p इज इक्वल टू ही mv होता है, तो इस फॉर्मूले को और ओपन कर सकते हैं, h/mv। तो इन दोनों में रिलेशन हो गया। मान लिया उस जो स्मॉल पार्टिकल है उसका मास है हमारा m, वेलोसिटी v है, तो इसके मोमेंटम और वेवलेंथ में, मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं संवेग, और
तरंग दैर्ध्य में ये रिलेशन होगा, जहाँ पे संवेग इज इक्वल टू क्या होता है m/v। तो m/v रख दिया तो ये हमारा रिलेशन किसके बीच आ गया, तरंग दैर्ध्य और या कहा जाए कि ये जो स्मॉल पार्टिकल इसकी वेलोसिटी के बीच रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखें अकॉर्डिंग टू प्लांक इक्वेशन। प्लांक इक्वेशन क्या होती है, पर फोटोन के लिए hc/λ हम पढ़ते हैं। और इसी में अगर कहा जाए ये प्लांक इक्वेशन है, आइंस्टीन इक्वेशन हम क्या पढ़ते हैं, सभी लोग जानते होंगे आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, E = mc²। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इसको अगर हम कंपेयर कराते हैं तो ये हो जाएगा mc² = hc/λ। तो यहाँ पर हम c से c को कैंसिल कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, λ = h/mc। अगर हम इसी c को u से रिप्लेस कर देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, λ = h/, ये इसी को लिख सकते हैं h/p। यहाँ पे जो p है इसी को कहा गया है मोमेंटम, संवेग का। तो ये हमारा क्या हो गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन हो जाएगा। आज की क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको रिलेशन पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी। तरंग दैर्ध्य और गतिज ऊर्जा में संबंध पढ़ना है। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² होता है। ठीक है, और अगर हम इसी में देखते हैं डी ब्रॉगली जो इक्वेशन है हमारी, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या थी हमारी, λ = h/mv। यहाँ से अगर v निकालेंगे तो v = हो जाएगा h/m लैम्डा। तो इस v की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दें तो E = हो जाएगा हमारा 1/2 m, यहाँ पर हो जाएगा h/m λ²। इसको ओपन कर ले, 1/2 h²/m λ², m में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसके बीच रिलेशन, यहाँ से लैम्डा और इसके बीच रिलेशन निकालेंगे। λ = अरेंज कर लेंगे h/√2m e, ये इसका क्या आ जाएगा रिलेशन। यही हमारा रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल क्या होता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये रूल क्या कहता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग का यथार्थ निर्धारण असंभव है। मीन्स ये बताया, द साइमल्टेनियसली exact determination of both the velocity and position of a small particle in motion is impossible। मीन्स यहाँ पे जो डेफिनेशन कही गई है
simultaneously exact determination of both the velocity and position of small particle in motion is impossible. P delta x greater than equal to h अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो डेल्टा x है, डेल्टा x क्या है? अनसर्टेनली इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मीन्स स्थिति की अनिश्चितता है। इसी तरह अगर हम देखें डेल्टा p क्या होगा? अनसर्टेनली इन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। h प्लैंक कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं। अगर इसी वैल्यू को थोड़ा ओपन करें तो वैल्यू क्या बनेगी? डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। ये वैल्यू उठा करके रख दें, वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी पे ही कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे जो m होगा मास हो जाएगा, डेल्टा v क्या हो जाएगी? अनसर्टेनली वेलोसिटी, वेग की अनिश्चितता। जैसे ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इट्स पोजीशन ऑफ द ऑर्डर इज 1 एंगस्ट्रॉन। हमको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता दे दी गई है, अनसर्टेनली पोजीशन ऑफ, मतलब ये जो हमारा दिया गया है ये हमारी स्थिति की अनिश्चितता दे दी गई है। हमको वेग की अनिश्चितता निकालनी है। तो गिवन क्या है हमारा? यहाँ पर जो हमारा सबसे पहली चीज़ सॉल्यूशन में देखते हैं, m इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये दिया नहीं जाएगा, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ डेल्टा x अनसर्टेनिटी पोजीशन, स्थिति की अनिश्चितता दे दी गई है, डेल्टा x दे दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉन। इसको अगर हम मीटर में चेंज कर लें तो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। h की ज़रूरत पड़ती है, प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बताई गई थी 6.625 टू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये बताया गया था। और इसमें अब हमको निकालना क्या है? इसमें हमको निकालना है ये v निकालना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था? m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लें तो डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा x। वैल्यू पुटअप कर दें। h की वैल्यू कितनी आई है? 6.625 10⁻⁻34 और
यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 9.1 10 की पावर -31 डेल्टा एक्स कितना आया है 10 टू दी पावर -10। ठीक, जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में होगी। तो इसको सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा वो हमारा किस में होगा, मीटर पर सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें छोटा सा टॉपिक और है, हम बात करें जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु ऑर्बिट या कक्षक क्या होते हैं। तो परमाणु ऑर्बिट कक्षक के लिए पॉइंट बताया जाए कि जो परमाणु के नाभिक की ओर जो चारों ओर का जो वृत्तीयकार आकृति या भाग है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसी को हम एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे नाभिक है, नाभिक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट या परमाणु कक्षक। एक चीज़ और इसमें, जैसे ये ऑर्बिट्स हैं हमारे, तो इसके बीच में जो स्पेस ये छूट जाते हैं इनको हम नोड्स कहते हैं या नोडल तल कहते हैं। ये नोड्स क्या होता है ये भी आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए परमाणु ऑर्बिटल। अब परमाणु ऑर्बिटल की बात करें तो परमाणु ऑर्बिटल हमारे कितने कितने टाइप के होते हैं। जो परमाणु ऑर्बिटल होते हैं वो नॉर्मली हमारे 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ठीक है, इनका छोटा सा शेप समझ लें। यहाँ पे 3 ही शेप के बारे में बताएंगे। जो एस का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है इस तरह का। जो पी का जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है, ये डम्बल शेप हुआ। और जो डी का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है। ये इनके शेप हो जाएंगे। ठीक है, कोश और उपकोश आपको बताया गया था कि सेल्स, कोश और सब सेल्स, उपकोश, ये क्या होता है। अब अगर हम कोश की बात करें तो जैसे हमने कोश बताया था कि KL MN ये सब कोश होते हैं। सब सेल्स की बात करें तो SPDF ये हमारे सब सेल्स होते हैं। जो सब सेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो S में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में जो होते हैं 6, D में 10 और F में 14। मीन्स इसको ऐसे लिखते हैं S2 P6 D10 F14 ये इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा होता क्यों है कि S में 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे हैं, P में 6 रखे हैं, D में 10 रखे हैं, F में 14 रखे हैं। तो अब इसके बाद कहीं हमारा एक टॉपिक है क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम नंबर जब बताएंगे तभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि S में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 10 होते हैं और इसमें 14 होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिख लेंगे। जैसे भी एक पॉइंट इसमें भी पीछे भी बताया था कि ये जो नोडल की हमने नोड की बात की थी, ये जो हमने नोड की बात की थी, तो यहाँ पर ये नोड भी हम जब क्वांटम नंबर्स पढ़ा देंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसी की बात का एक टॉपिक है क्वांटम नंबर।